नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एमएससी मैथ्स एंट्रेंस 2020 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में अपन टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, रोन्सकियन ऑफ फंक्शन और एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पे बेस्ड है। तो अपन ने इसके पहले की वीडियो में टोटल क्वेश्चन है वो रियल नंबर्स के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन अपन ने पीडी के सोल्व कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन अपन ने नंबर थ्योरी के सोल्व कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। तो टोटल अपने 32 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो गए हैं आउट ऑफ 50 में से। अपन 2 वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन और देख लेंगे, न्यूमेरिक एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। तो इस प्रकार से कुल मिला के अपन 42 और 43 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे 50 में से, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसे मानो कि अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपका नंबर श्योर। अगर जनरल कैटेगरी से 25 भी मैं ज़्यादा ही बोल दूँ, 25 में तो आपका 100% 110 नंबर के अराउंड तो आपकी फर्स्ट रैंक आ जाती है। और 110 क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब आपके 22 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्या प्रैक्टिस है। तो इस वीडियो में अपन इन क्वेश्चंस को समझेंगे। और आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चाहिए पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए तो आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अपन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द रोन्सकियन ऑफ फंक्शन cos x sin x एंड ई टू दी पावर माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका रोन्सकियन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन का रोन्सकियन अपन कैसे निकालते हैं, कि रोन्सकियन उस फंक्शन का क्या होता है। अगर आपको फंक्शंस गिवन है तो उनका रोन्सकियन अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अपन जानते हैं कि अगर कोई भी रोन्सकियन ऑफ एनी एन फंक्शन, कोई भी एन फंक्शन है f1 f2 f3 fn टाइप के, और वो n-1 टाइम्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये जरूरी कंडीशन, अगर आप f1 f2 f3 तीन फंक्शन ले रहे हो तो वो 2 टाइम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। तब उनका रोन्सकियन इस प्रकार से दिया जाता है, f1 ये मैट्रिक्स बनती है n क्रॉस n की, f1 f2 fn, सेकंड रो में आ जाएगा f1 डैश f2 डैश fn डैश, और nth रो में आ जाएगा f1 की n-1 टाइम डिफरेंशिएबल, और f2 भी n-1 टाइम, और fn भी n-1 टाइम्स। तो ये जो मैट्रिक्स होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रोन्सकियन ऑफ एन फंक्शन। और अगर रोन्सकियन की वजह नॉन जीरो आ जाती है तो फंक्शन f1 f2 fn क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर जीरो आ जाती है तो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और लीनियर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, अपन रोन्सकियन नॉन जीरो बोल के लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, जीरो बोल के लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। वो तब बोलते हैं जब फंक्शंस क्या होते हैं, f1 f2 fn आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अपन को सॉल्यूशन बोल रखे हैं कि y1 y2 आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तब अगर रोन्सकियन नॉन जीरो आता है तो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट, और उस केस में अगर रोन्सकियन जीरो आता है तो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट। बट अगर अपन को ऐसा बोला हुआ नहीं है कि फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उस केस में अगर नॉन जीरो होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और जीरो होता है तब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। आप चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जैसे f(x) इक्वल्स टू x mod x, और gx इक्वल्स टू अगर आप f1 ये लेते हो, और f2 अगर आप लेते हो x स्क्वायर, और -1 लेस देन x लेस देन 1। इस इंटरवल में मेरे को ये चेक करके बताना आप कमेंट बॉक्स में कि ये फंक्शन कैसा है। जबकि यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप चेक करके ये पाएंगे कि दोनों f1 और f2 कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और इनका रोन्सकियन भी जीरो आ रहा है। तो यानी कि जीरो आता है तो फंक्शन होते हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो भी हो सकते हैं और लीनियर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। पर अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, उस केस में अगर जीरो आ जाता है तो एल डी बनेंगे, और नॉन जीरो आ जाता है तो एल आई बनेंगे। तो ये तो अपने रोन्सकियन की डेफिनेशन होगी, जनरल प्रॉपर्टी होगी। अब अपन अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है cos x sin x और e टू दी पावर माइनस x। तो इसका रोन्सकियन क्या बन जाएगा, cos x आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, sin x आ जाएगा, e की पावर माइनस x। सेकंड रो में cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x और e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। sin x का तो cos x और बाहर माइनस, cos x का माइनस का sin x, और ये e की पावर माइनस x का माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रोन्सकियन हो जाएगा इनका, रोन्सकियन ऑफ cos x sin x एंड e टू दी पावर माइनस x का ये बन गया। अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर अपन R3 की जगह, सॉरी R3 या R1 की जगह अपन क्या कर देते हैं, R1 प्लस R3 कर देते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, cos x sin x e टू दी पावर माइनस x। यानी कहने का मतलब ये कि ये वाली रो है वो जीरो बन जाएगी, लास्ट वाली, माइनस का sin x cos x माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 ऑफ e की पावर माइनस x, और ये 0 0, क्योंकि अपन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो अब e की पावर माइनस x और e की पावर माइनस x, 2 e की पावर माइनस x, ये 0 बन गया। अपन इस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 2 e की पावर माइनस x इंटू ये तो कैंसिल, ये तो cos स्क्वायर x और माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा sin स्क्वायर x, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 e टू दी पावर माइनस x, यानी इसका रोन्सकियन की वैल्यू क्या आ गई, 2 e टू दी पावर माइनस x आ गया रोन्सकियन। अपन को पूछा एट x इक्वल्स टू 0, तो इसमें पॉइंट पुट कर दो x इक्वल टू 0, तो ये 0 पुट कर दे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और वैसे भी आप अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन और फिर सोल्व कर सकते हैं, तो ये तो क्या बन जाएगा 1 0
1 और ये 0 1, वैसे भी इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट करके सोल्व कर सकते हैं, तब भी वैल्यू 2 आएगी। और इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, और x इक्वल टू 0 पुट करने पे वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे ना पूछता, ऑप्शन में अगर x वेरिएबल भी गिवन होता तो अपन इजीली बता सकते थे कि 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 1 2 -1 माइनस का 2, तो इसका मतलब माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको ऑन स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलने का मतलब है कि आपको एक पॉइंट्स पे y 0 यानी कि x इक्वल टू 0 पे अपन को y की वैल्यू गिवन है। अगर मोर देन 1 पॉइंट गिवन हो तो अपन बोल देते हैं कि वो कैसी है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। और ये अपने को कैसे गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये फेमस टाइप का क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे y 0 पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यानी कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो y 0 पे 1 देगा। तो आप इसके ऑप्शन चेक करें कौन कौन सा सॉल्यूशन है वो 0 पे 1 दे रहा है। तो कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कोसेक पाई बाई 4 √2 बन जाएगा। तो ये तो 0 नहीं देता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गया। टेन वाला क्या करेगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 10/5 और 1, तो ये हो सकता है। सेक वाला करेंगे तो ये भी √2, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट और थर्ड तो गए, तो बच्चे कौन से, सेकंड और फर्स्ट। तो तुक्का मारे तो भी आप तुक्का भी ध्यान से मारे, ऐसे हवा में तुक्का ना मारें, थोड़ा चेक कर लें कि y 0 पे 1। और वैसे इसमें अब आप सोच सकते हैं कि ये y डैश इक्वल टू 1 + y, ये क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप देखते तो वहाँ पे टाइम भी बच जाता और फ्री के नंबर भी आ जाते। 2 सेकंड का इसलिए था कि y डैश इक्वल टू 1 + y स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, dy/dx विच इज इक्वल टू 1 + y स्क्वायर, और इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो dy अपॉन 1 + y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अपन जानते हैं कि 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx क्या होता था, tan इनवर्स x हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू x + c। आप सोच लो कि tan इनवर्स का चक्कर आ रहा है, तो tan इनवर्स तो इसका मतलब y की वैल्यू tan में आएगी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिना सोचे समझे कर सकते हो। अब अपन को क्या दे रखा है कि y 0 पे 1 है, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 1, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू 0 + c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, π/4 आ गई, यानी कि tan इनवर्स y इक्वल टू x + π/4, और यहाँ से मतलब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इधर चला जाएगा तो x + π/4, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan x + π/4, तो बड़ा सिंपल था, ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश माइनस का 2 अपॉन x इंटू y इक्वल टू 0 y 0 इक्वल टू 0 है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन डेफिनेटली हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, CSIR नेट में भी पूछा जाता है, गेट के एग्जाम में भी आता है। तो आपको यहाँ पे एक थ्योरम होती है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, EUT, तो वो ध्यान होती है, तो वो अप्लाई करते हैं, और वो अप्लाई होगी कि नहीं होगी वो भी अपन चेक करेंगे। तो ये अपने को गिवन है कि y डैश माइनस का 2 अपॉन x y इक्वल टू 0। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, इसको अगर आपको ये एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम नहीं भी ध्यान से तब भी आप कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2y अपॉन x, यानी कि ये 2y अपॉन x बोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अपना fxy टाइप का ये फंक्शन बन गया यहाँ पे, इस प्रकार से बन गई dy/dx इक्वल टू 2y अपॉन x। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है कि अगर dy/dx इक्वल्स टू fxy इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि एक पॉइंट पे फंक्शन दे रखा है आपको y(x0) पे y0 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अगर ज्यादा दे रखा होता तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बन जाती। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इफ fxy इज कंटिन्यूअस इन सम रीजन r कंटेनिंग x0 y0, यानी किसी रीजन r में ये fxy कैसा है आपका कंटिन्यूअस है और इन पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भाई, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम ऐसा बोलती है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर साथ में ऐसा हो जाए कि del f अपॉन del y इज आल्सो कंटिन्यूअस इन r देन दिस सॉल्यूशन इज यूनिक, अगर वो del f by del y करने पे भी कंटिन्यूअस होता है तो सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम बोलती है। पर अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, यानी कि एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम फेल हो जाती है, तो अपन सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं देते हैं, एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, यूनिक होगा कि नहीं होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए अपन को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे अपन कंपेयर करें तो fxy की वैल्यू क्या है, 2y अपॉन x है, और x0 y0 की पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो ये तो पता लग रहा है कि 2y अपॉन x है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब पहली कंडीशन यहाँ से फेल होगी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम तो फेल होगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम तो अपन नहीं लगा सकते। दूसरी भी फेल हो जाएगी, del f अपॉन del y करेंगे तो वो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 अपॉन x, तो वो भी कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम तो इसकी फेल होगी, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। अब निकालना तो बड़ा सिंपल काम है इसका, तो y डैश इक्वल्स टू क्या है, यानी कि dy/dx इक्वल टू 2y अपॉन x है, तो इस 2y को उधर ले आओ, dx को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगी dy अपॉन y विच इज इक्वल्स टू 2x
2/x dx बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, ln y विच इज इक्वल टू 2 ln x प्लस ln c बोल दो। तो अब ये 2 इधर चला जाएगा, ऊपर x स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि ln y इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस ln c, यानी कि ln y इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस ln c। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब y इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अपन को दे रखा है y 0 पे 0, तो x की वैल्यू 0, y की तो 0 इक्वल टू c इंटू 0। इसका मतलब c पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, c की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर भी इसका सॉल्यूशन है। तो c की वैल्यू जैसे मानो 1 लेता हूँ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर भी है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर भी है। दिस इम्प्लाइज c हैज इनफाइनाइटली मैनी चॉइस, c हैज इनफाइनाइटली मैनी चॉइस, यानी कि c के पास बहुत सारी चॉइस है, c के पास चॉइस की कोई लिमिट ही नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी चॉइस, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया तो इसका तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फिर अपन ने इस थ्योरम का क्यों पढ़ा है, इसका क्या यूज है, इसको अपन ने क्यों समझा है। इसका यूज ये है कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा देता, अगर आपको ऐसे पूछ लेता कि अगर y 0 इक्वल टू यहाँ पे ऐसे बोल देता, सपोज दैट y 0 इक्वल टू अल्फा, या y अक्स 0 पे ऐसे बोल देता कि y 0 है, तो आप बताओ कि कंडीशन बताओ किस केस में इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, किस केस में यूनिक होगा और किस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट अपने को ऐसे गिवन होता है, ये dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 2y अपॉन x दे रखा है, और अपन ऐसे मान लेते हैं कि अपने को ये कंडीशन होती है y x 0 पे क्या है y 0, और इसका सॉल्यूशन अपन ने निकाला वो क्या है y इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब पहला केस अपन ऐसे मान लेते हैं कि सपोज दैट x 0 नॉट इक्वल टू 0 है। जब x 0 नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में अपन को ऐसा क्या बन जाएगा, ये y 0 इक्वल टू c इंटू एक्स 0 का स्क्वायर। इस केस में क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई फिक्स वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जब x 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऊपर कीप इन माइंड यहाँ पे y 0 भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर y 0 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो यानी कि x 0 अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में क्या होगा, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि बाई एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम भी ऐसा बोल सकते हैं कि जब x 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा इस केस में, तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। ये कंटिन्यूअस बन जाएगा तो एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो 2 अपॉन एक्स आएगा। उस केस में भी कैसा हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा, यूनिक होगा। तो यानी कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर y 0 भी नॉट इक्वल टू 0 है और x 0 भी नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा और एग्जिस्ट करेगा। अब अगर x 0 तो नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर y 0 0 आ जाए तो क्या होगा। अब देखो y इक्वल टू क्या है, सी एक्स स्क्वायर, और अगर y 0 0 है और x 0 नॉट इक्वल टू, यानी कि 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इंटू समथिंग नॉट इक्वल टू 0। तो इनकंसिस्टेंसी बन गई ना, 0 इक्वल टू नॉन जीरो नंबर। तो मतलब इस केस में कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। कब, जब y 0 तो नॉन जीरो है और x 0 0 है, तो इस केस में कैसा होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो और अब अगर दोनों ही जीरो आ जाएं, दोनों जीरो आ जाएंगे तो इसका अपन ऊपर वाला केस बन जाएगा। इस केस में क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर है और दोनों जीरो जाएंगे तो 0 इक्वल टू सी इंटू 0, सी के पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इनफाइनाइटली मैनी केस, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस थ्योरम का यही मतलब है कि एफ एक्स वाई अगर कंटिन्यूस हो जाता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो जाता है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, और वो किसी रीजन आर में होगा, और ये जो पॉइंट है इसको वो कंटेन करेगा। तो यहाँ से अब ऐसा ये फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, CSIR नेट में भी पूछा गया है, गेट के एग्जाम में भी, और आपको किसी न किसी एमएससी एंट्रेंस में जरूर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना था। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। वो तो अपन ने यहीं से देख लिया था कि y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे c के पास इनफाइनाइटली मेनी चॉइस है। तो आई होप आपको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू कोसेक x 0 लेस देन x लेस देन पाई और c1 c2 कैसे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ वेरिएशन, अब अपन कोसेक x का अपन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं टर्म में, जनरल सॉल्यूशन के पहले अपन होमोजेनियस निकालते हैं फिर करते हैं, पर यहाँ पे कोसेक x आया तो अपन इसका नहीं जानते, तो इसको अपन सॉल्यूशन सोल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। अब पहली बात ये कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको अपन समझते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की टाइप की इक्वेशन होती है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। पहली बात तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इक्वेशन लगाते कहाँ पे, अगर कुछ इस प्रकार की इक्वेशन हो कि y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स टाइप का अपन को इक्वेशन गिवन हो और आपसे सिंपली सोल्व नहीं हो पा रही हो, तो अपन क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 मानते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, उनको अपन u और v बोल देते हैं, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, उसको अपन u और v बोल देंगे। फिर अपन इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी। यहाँ पे a और b है वो कोई कांस्टेंट नहीं है,
कॉन्स्टेंट नहीं है, दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे ए यू प्लस बी वी, और यू और वी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। और जहां पे ए की वैल्यू होती है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन, और बी की वैल्यू होती है यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। आर अपने को क्वेश्चन में पता है, यू भी अपन ने निकाल लिए, तो अब ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, रोन्सकियन होगा, ये रोन्सकियन ऑफ यू और वी, और रोन्सकियन ऑफ यू और वी दो फंक्शन का कैसे निकालते हैं, यू वी यू डैश वी डैश, जैसे कि अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि एन फंक्शन का कैसे निकालते हैं। तो ये तो क्या होता है, रोन्सकियन ऑफ होता है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं उनके, और जनरल सॉल्यूशन गिवन जाता है y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी, जहां पे ए ने अपने देख लिया कि माइनस ऑफ वी आर अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स प्लस सी वन, और बी की वैल्यू यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। तो इस मेथड को यूज बोलते हैं अपन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और इसकी मदद से अपना जो क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू कोसेक एक्स, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू अपन को दे रखा है कोसेक एक्स, तो सबसे पहले अपन होमोजेनियस को सोल्व करेंगे। तो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू जीरो, ये तो बड़े सिंपल बन गई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो, और इसके अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। इसके लिए अपन पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो वो क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आइटा। और इस केस में अपन जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, वो कैसा लिखा जाएगा, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे कोस एक्स और साइन एक्स वो कैसे हो गए, cos x and sin x are linearly independent solution of this equation y double s plus y equal to 0, यानी कि u की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, यहाँ पे cos x आ गई, और v की वैल्यू क्या आ गई, sin x आ गई। अब अपन जनरल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, अपन y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी। अब अपन को a और b निकालना है, तो उसके लिए अपन को रोन्सकियन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले अपन रोन्सकियन ऑफ u और v निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, cos x sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, sin x का cos x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसकी वैल्यू 1, तो w की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। अब अपन को a और b और निकालने, और अपना काम हो जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो a कैसे निकालेंगे, a इक्वल्स तो अपन लगाएंगे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन v r अपॉन w dx प्लस c1, ऐसा करते हैं। तो माइनस v की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन एक्स, r की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, कोसेक एक्स, और w की वैल्यू क्या है 1 dx प्लस c1, तो cos x और sin x तो ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस का ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस सी वन विच इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स प्लस सी वन, यानी कि a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस का एक्स प्लस सी वन आ गई। ये तो अब अपन को b और निकालना है, तो b के लिए इंटीग्रेशन u r अपॉन w डी एक्स प्लस सी टू, तो u की वैल्यू कितनी है, cos x है, विच इज इक्वल्स टू cos x, r की वैल्यू cosec x, और w की वैल्यू 1 dx प्लस सी टू। अब ये क्या बन जाएगा, cos x अपॉन sin x, यानी कि ये क्या बन जाएगा, cot x dx बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस सी टू, और cot x का इंटीग्रेशन अपन क्या जानते हैं, ln sin x होता है, तो यानी कि b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ln sin x प्लस सी टू। तो ये तो अपना b आ गया, और a अपना क्या आया था, माइनस का x प्लस सी वन, और u अपना क्या था, cos x, v इक्वल्स टू क्या था, sin x, और जनरल सॉल्यूशन अपन क्या बताया था, y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी। अब पुट कर दो a और b की वैल्यू, u और v की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है, माइनस का x प्लस सी वन इंटू यू की वैल्यू क्या है, cos x, प्लस b की वैल्यू क्या है, ln sin x प्लस सी टू इंटू साइन एक्स। इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये cos x से c1 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, c1 cos x प्लस यहाँ से c2 sin x से मल्टीप्लाई होगा, c2 sin x। अब ये cos x इस x से होगा, तो माइनस का x cos x, अब ये sin x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस sin x ln sin x, दिस इज y इक्वल टू, ये इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया, यानी कि y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस का x cos x प्लस sin x ln sin x। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन होगा किस इक्वेशन का, ये अपने पास ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी y डबल डैश प्लस y इक्वल टू cosec x, इसका सॉल्यूशन क्या, c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस का x cos x, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये भी गया, ये भी गया, प्लस sin x ln sin x, तो sin x ln sin x तो सिर्फ दो ही ऑप्शन में, पर यहाँ पे प्लस दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x cos x प्लस sin x ln sin x, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा था, बस अपन को यही याद करना था कि पहले तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन निकालो, उसको u और v बोल दो, उसका रोन्सकियन निकाल लो, और फिर a और b निकालो। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 और c2 ध्यान में रखें, c1 c2, और अगर आप c1 c2 को हटा देंगे, आपको अगर सिंपली ऐसे पूछा कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, तो अपन c1 c2 को हटा देते हैं, यानी कि पहले वाला ये जो पार्ट है
ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट है। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पूछता तो डायरेक्ट अपन आगे वाला कर देते, ये इसका क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे भी ऐसा भी कर सकते थे। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जैसे कि इसमें पूछ लिया y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वो पहले वाला ही हो गया। यहाँ पे होमोजीनियस का अगर अपन को यहाँ पे जनरल पूछता तो वही डी स्क्वायर प्लस वन एम इक्वल टू प्लस माइनस आइटा C1 cos x प्लस C2 sin x था, पर अपने यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा है। तो अपन यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस वन, जहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स बन जाएगा ये, डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका अपन को पूछा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो इसका पी कैसे निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब। अब इस केस में अपन इसका ऊपर ले जाके एक्सपेंशन कर देते हैं बाई बायनोमियल थ्योरम से, तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस डी स्क्वायर की पावर माइनस का वन इंटू एक्स क्यूब। ये क्या बनेगा, वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 बनेगी प्लस डी की पावर माइनस का डी की पावर 6, यानी कि ऐसा चलता जाएगा डॉट 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 और आगे आ जाएगा एक्स क्यूब। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, विच इज इक्वल्स टू पी आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ डी टू दी पावर 4, यानी कि इससे हायर ऑर्डर आता जाएगा, और बाहर क्या है, एक्स क्यूब है। तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और अपन जानते हैं कि डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, डी टू का मतलब दो बार डेरिवेटिव, और अगर वन अपॉन डी होता तो वो बन जाता अपना इंटीग्रेशन। तो डी स्क्वायर यानी कि माइनस का ऑफ डी स्क्वायर एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब का दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस का एक बार करेंगे तो 3x स्क्वायर, दो बार करेंगे तो 6x। तो इसका मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या आ जाता है अपना, एक्स क्यूब माइनस का 6x। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या देगा, एक्स क्यूब माइनस का 6x, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के साथ ही अपन लगभग 32 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं जो DU-MSc एंट्रेंस 2020 में पूछे गए थे। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा होगा जो आपको टफ लगा होगा। आई होप आपको ये जो 32 के राउंड अपन ने क्वेश्चन करे वो सभी समझ में आए होंगे कैसे अपन ने सोल्व करें। तो अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।